सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्वागत करते हैं ऑनलाइन पे जितने लोग भी हम लोगों को देख रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये बहुत ही एक विशेष रूप से हम लोगों ने आयोजित करने की कोशिश की है। जो विषय है आज का है वर्तमान परिदृश्य एवं नौटंकी। देखने में तो ये एक लाइन का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इस पर चर्चा करें तो शायद कई दिन भी कम पड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण लोक नाट्य है वो नौटंकी माना जाता है। और नौटंकी पे कई लोग, कई विद्वान, कई विशेषज्ञ, कई कलाकार वर्षों वर्ष मेहनत से प्रदर्शन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और हमारे सामने नौटंकी क्या थी, क्या है, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हमारा ये जो सबसे महत्वपूर्ण लोक नाट्य है आज के दौर में कहीं ना कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है। और जरूरत है हम सभी कलाकारों को, अकादमी को, विद्वानों को, विशेषज्ञों को कि ये लोक नाट्य आगे जारी रहे और निरंतर आने वाली पीढ़ी को मैसेज दे, संदेश दे, क्योंकि इस लोक नाट्य में बहुत दम है, बहुत खम है। हालांकि ये शब्द एक साथ बोला जाता है, दम खम, लेकिन मैं अलग अलग करके कह रहा हूं कि बहुत दम है और बहुत खम है। आज का जो विषय है उस विषय पर हमारे बीच में इस प्रदेश के, इस देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकनाट्य नौटंकी पर कार्य करने वाले परम आदरणीय आतमजीत सिंह जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपका जो हम साक्षात्कार लेंगे, हमारे बीच में युवा विजय पंडित जी जो नौटंकी पर काफी कार्य कर चुके हैं, आपका साक्षात्कार लेंगे और देखेंगे कि वर्तमान परिदृश्य और नौटंकी में हम लोग क्या संदेश दे पाते हैं। लेकिन जो एक लाइन का संदेश है कि हमें इस लोक नाट्य को जीवित रखना है, आगे ले जाना है। आप प्लीज आतम भाई बैठिए, विजय भाई आप बैठिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं संगीत नाटक अकादमी का, तरुण जी का, कि ये अवसर दिया कि मैं सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और नौटंकी के विशेषज्ञ सैद्धांतिक रूप से और कार्य के रूप में श्री आतमजीत सिंह जी का उनसे बातचीत करेंगे। साक्षात्कार जैसे शब्द प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि कि सहज रूप में बातचीत करने पे बहुत सी बातें स्वतः जन्य प्रस्फुटित होती हैं, निकलती हैं और वो ज़्यादा काम की होती हैं। और विशेष करके उनका जो कार्य अनुभव रहा है, उन्होंने जो नौटंकी की अपनी यात्रा अभी तक अर्जित की है, जो किया है उन्होंने, उसमें उन अनुभवों से क्या क्या चीज़ निकलता है, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। हम किसी बहुत गहन सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के नहीं बात कर रहे हैं। इस पे काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, काफ़ी कुछ विमर्श और क्या कहते हैं उस पर परिचर्चाएँ हो चुकी हैं, काफ़ी ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनको देखा जा सकता है। हम स्वतः जन्य बातों से जो चीज़ें निकल करके आएंगी उसी से हम बात शुरू करेंगे। एक बार पुनः मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। थोड़ा मुझे बताएं कि आपकी जो पूरी एक रंगमंच से ये नौटंकी तक की जो यात्रा रही है, आप नुक्कड़ नाटकों से भी बहुत गहरे रूप से जुड़े रहे, जन आंदोलन से भी जुड़े रहे, एक वैचारिक आपके हर रंगकर में एक वैचारिक प्रतिबद्धता रही है। ये कौन सा ऐसा तत्व आपको दिखाई पड़ा जिससे कि आपको लगा कि इस लोकनाट्य की ओर हमें जाना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए? देखिए, मैं
रंगमंच से नौटंकी की ओर, ये अपने आप में ये एक यात्रा दिखाई देती है, लेकिन मसला ये है कि मुझे लगता है कि शायद रंगमंच से मेरा साक्षात्कार बाद में हुआ, पहले नौटंकी से हुआ। अच्छा। बचपन में हमारे गांव लखनऊ जब हम आए हैं सन 1957 में, तो हमारे घर के पास एक मंदिर था जहां नौटंकियां हुआ करती थीं और उनके प्रदर्शन होते थे, और वहाँ हमारे मोहल्ले के लड़के लड़कियों को तो नौटंकी देखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन हमारे माँ बाप हमको मना नहीं करते थे, और असल में था क्या कि नौटंकी में कुछ ऐसे मजाक वगैरह हुआ करते थे जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे माँ बाप को ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ नौटंकी में होता है। तो लिहाजा हमें खुली छूट थी देखने की, और हम लोग पंजाब से ताज़े ताज़े आए थे और मैंने उस वक्त कुछ नौटंकियाँ देखी थी। फिर जब हम रंगमंच पे आए हैं, तो रंगमंच पे भी सीधे नौटंकी में आने में हमें कुछ समय लगा। असल में मैं गाना गा सकता था, गाता था, नाटकों में भी गाने मैंने गाए हैं। तो जाहिर है कि जब हम गाने लगे तो हमें धीरे धीरे पता चला कि हमारी जगह नाटक से ज़्यादा नौटंकी में है। तो लिहाजा फिर हम नौटंकी की तरफ अग्रसर हुए, और नौटंकी में आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि हम नौटंकी के होके रह गए या रंगमंच में रहते हुए हम रंगमंच के होके रह गए, बल्कि दोनों के साथ हमारा राब्ता रहा, और मैंने दोनों ही विधाओं को एक दूसरे का पूरक बनाने की कोशिश की। अब मैं आता हूं कि आपने जो नौटंकी की यात्रा की, तो आपकी अपनी नौटंकी क्या है? आत्मजीत सिंह जी की नौटंकी क्या है? मतलब कि आपकी अपनी परिकल्पना क्या है कि जिस नौटंकी को आप कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें फिल्टर होकर के आती हैं। एक यात्रा में बहुत से पाथे हो, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप छोड़ते हैं, बहुत चीज़ों को ग्रहण करते हैं, और बहुत चीज़ों को आप प्रयोग में, नए प्रयोग में लाते हैं जो कभी प्रयोग में हो सकता है न आया हो। तो आपकी अपनी नौटंकी की क्या बात रही? आपकी अपनी नौटंकी क्या है? हाँ, मेरी नौटंकी की जो यात्रा है, वो यात्रा कुछ इस तरह की है कि जो यात्रा आसानी से की जा सकती है, उस यात्रा की तरफ मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। असल में है क्या कि मैंने नौटंकी के बहुत अच्छे अच्छे एक्टरों को और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स को गाते हुए, अभिनय करते हुए देखा है, सुना है। लेकिन जब हम नौटंकी की बात करते हैं तो हमारे साथ के जो लोग होते हैं, ख़ास तौर से रंगमंच से जुड़े हुए लड़के लड़कियां, तो वो ना तो इतने अच्छे गवैये होते हैं और ना ही इतने अच्छे वो नौटंकी के जानकार होते हैं। तो लिहाजा कोशिश ये रहती है कि वो जैसे भी हैं, जितना भी वो जानते हैं, गायकी के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो गायकी के माध्यम से पहुंचाएं, और जो कमियां रह जाएं उसको रंगमंच के अपने अनुभव से वो पूरा करने की कोशिश करें। और इस तरह से मेरी नौटंकी कही जा सकती है, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ी लिबरल नौटंकी है, जिसमें कि आप, मुझे पता है कि मेरे साथ जो भी गायक आएंगे वो उतने अच्छे तो नहीं ही होंगे जितने अच्छे नौटंकी के असली सिंगर्स होते हैं और गवैये होते हैं, एक्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश रहती है, और यही मेरी नौटंकी की खासियत आप कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं, दोनों एक साथ। सामान्यतः ये होता है कि शैलियाँ हैं, जैसे कि नौटंकी की अपनी हाथरसी शैली है,
हाथरसी के बाद कानपुरी शैली की बात होती है, और क्या कहते हैं, संगीत की अपनी एक अलग ढंग की परंपरा है जो कि उसी से उद्भूत हुआ है हाथरसी और कानपुरी शैली। लेकिन ये होता है कि आप जब काम करते हैं तो किस शैली से अधिक प्रभावित होते हैं? जैसे कि कानपुरी शैली में क्या कहते हैं, अभिनय की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि उसका कानपुरी शैली का उद्भव ही ऐसे हुआ कि वो गायकी प्रधान हाथरसी शैली की पूर्णतया एडॉप्ट न होने के कारण उसमें अभिनय के तत्व ज़्यादा हुए, तो एक अलग शैली विकसित हो गई। तो आप इन गायकी की शैलियों में और नौटंकी की जो परंपरागत जो उनका एक अभिनय क्या है, उनकी एक अलग ढंग के अभिनय होते हैं, जो कि हो सकता है कि वर्तमान जो रंगमंच है परंपरागत रंगमंच से एक अलग हो सकता है अतिरेक की बात हो, और एक्टिंग की बात हो। तो उसमें किस चीज़ को आप किस एलिमेंट को अधिक ग्रहण करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? ये असल में कोई ऐसा नहीं है कि मैं छटाई करता हूँ कि इसमें से ये लेना है, इसमें से ये लेना है, इसमें से ये लेना, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने जो टैलेंट है वो, और प्लस हमारी कल्पनाशीलता कहाँ तक उसको लेके जाती है, ये देखने की बात है। लेकिन हाँ, ये सच है कि मैं कानपुरी शैली और हाथरसी शैली और यहाँ तक कि पंजाबी शैली, जो कि मैं अपना जो मैंने बचपन में प्रभात फेरियों में जो गुरुद्वारे में गायन किया है, उन सबको मिलाते हुए, यहाँ तक कि मेरी माँ जो थी वो ये गुरुद्वारा संगीत जो है एक तरह का, जिसको गुरमत संगीत बोलते हैं, उसकी अच्छी जानकार थी। तो मैं उन चीज़ों का भी इस्तेमाल इसमें करने की कोशिश करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं प्रभावित, तो आप अगर कह सकते हैं, तो मैं हाथरसी शैली से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी गायकी से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी लंबी लंबी तानें जो हैं वो मुझे अंदर तक झकझोर देती हैं, हिला देती हैं। और मैं कानपुरी का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे साथी जो हैं, मेरे साथ अभिनय करने वाले जो हैं, वो उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए कानपुरी, और अगर जहाँ लगता है कि हमें बात को आगे ले जाना है, वो अच्छा कोई बच्चा है या एक्टर है जो कि गायन में अच्छा है, तो उसको फिर हाथरसी धुने देते हैं। और इस तरह का कोई फिक्स नहीं है मामला चुनाव का, ये करते करते करत की विद्या है, हो जाता है। सामान्यतया ये होता है कि वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें एक नौटंकी विशेषज्ञ को किसी रंगमंच की संस्था के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है कि आप जा करके उस संस्था के साथ काम करेंगे, उनको नौटंकी सिखाएंगे। तो वहाँ पे एक अलग ढंग का संकट होता है। एक जो रंग संस्थान है जो नौटंकी की, जिसे कहते हैं मूल नौटंकी की संस्थान नहीं है, रंग संस्थान है, उनके साथ जब आप नौटंकी का प्रयोग करते हैं या नौटंकी का प्रशिक्षण देते हैं तो कई तरह की कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। जैसे ये होता है कि आपने अगर 10, 15, 20 कलाकारों का वो रंग समूह है, रंग मंडल है, तो उसमें से गायक कलाकारों को आपने चुन लिया, उनकी गायकी के आधार पर 2, 4, 5 कुछ ऐसे मिले जाते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि जो नौटंकी के जितने भी छंदों के प्रयोग होते हैं, जो धुनों का प्रयोग होता है, जो पारंपरिक नौटंकी की परंपरा चली आ रही है, काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी गहन है, और मुझे लगता है कि बहुत ही समर्पण और बहुत ही समय की डिमांड करती है। लेकिन वहाँ पे एक टाइम बाउंड आपके लिए एक ऑब्जेक्ट होता है कि एक निश्चित समय पर इनको प्रशिक्षित करके नौटंकी के साथ मिला करके रंगमंच का क्या कहते हैं, रंगमंच को मंच पे लाना रहता है। तो उसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उसमें संकट क्या होता है, और क्या ऐसे प्रयोग स्थायी भाव ले पाते हैं भविष्य में,
एक उनका स्थायी भाव हो पाएगा कि वो जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो उस गायकी को या उस परंपरागत शैली को सीख करके उसको कंटिन्यू कर सकेंगे? आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, मैं शुरू में तो मैंने कुछ इस तरह के काम किए हैं कि जहाँ मेरी अपनी चॉइस नहीं थी और मैं कहीं गया और वहाँ इस तरह के लोग मिले जिनके साथ मुझे काम करना पड़ा। लेकिन बाद में अब इधर कुछ सालों से मैं इस मामले में जिसको कह सकते हैं कि चूजी हो गया हूँ। मैं उसी संस्था के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ जिस संस्था के पास कुछ गवैये हैं और वो नौटंकी पे आगे चल के भी काम करना चाहते हैं। क्योंकि है क्या कि अगर आप किसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं और 1 महीने के लिए आप उनके बीच में गए हैं तो 1 महीने में आप उनको क्या सिखा सकते हैं गायकी। ये हमारे लखनऊ शहर में भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, यहाँ सालों लगते हैं गायकी सिखाने में और हम 1 महीने में गायकी भी सिखा देंगे और उसमें उनको नाटक भी सिखा देंगे और नाटक कर भी देंगे, तो ये तो संभव नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उनको जितनी जानकारी है उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए और उनके टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर करने की। और यही है कि जैसे इलाहाबाद में एक संस्था है विनोद रस्तोगी स्मृति संस्था, तो मैं उनके साथ पिछले सालों से काम कर रहा हूँ और उनके पास ख़ास तौर से 4-5 ऐसे अच्छे एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं जो कि लगातार उस संस्था में बने हुए हैं। उनकी एक रेपर्टरी है और वो रंगमंडल है उनका। तो उनके साथ अगर हमने मान लीजिए 4 साल पहले काम किया, उसके बाद फिर काम किया, फिर आज काम कर रहे हैं, आगे काम करेंगे, तो उसका एक ग्राफ हमको दिखाई देता है कि कल ये यहाँ थे, आज ये यहाँ हैं और आगे चल के ये यहाँ होंगे और नौटंकी को ये कहाँ तक ले जाएंगे ये भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अगर किसी संस्था के साथ महीना भर काम करना है तो फिर ये संभव नहीं है कि उनका एक वो नौटंकी को क्या दे सकते हैं, वो कुछ नहीं दे सकते। वो सिर्फ नौटंकी की विधा का कहरा थोड़ा सा देख सकते हैं या फिर मेरे जैसे लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कि अपने आप में ख़राब शब्द है इस्तेमाल करना, लेकिन क्या है कि आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। आपको अगर काम करना ही है और इसी विधा पे काम करना है तो जितना जो साथ दे सके उतना उनका साथ ले करके उसको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश रहती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे सरकारी संस्थानों द्वारा या वैसी संस्थाएं हैं जो कि संस्कृति और रंगमंच के लिए काम कर रही हैं और जो 2 ढंग की विशेषज्ञता की बात मैं करूंगा निश्चित रूप से। एक जो संभ्रांत वर्ग की नौटंकी की बात जो होती है और एक होता है कि जो परंपरागत नौटंकी है, जैसे कानपुर के बहुत से लोग काम कर रहे हैं, गुलाब बाई जी की परिवार है, मथुरा में काम हो रहा है, हाथरस में काम हो रहा है, राधा रानी जी कर रही हैं, कमलेश लता आर्य जी कर रहे हैं। तो उनकी अपनी एक शैली, प्रस्तुति की शैली की बात करूंगा, मैं उसकी शैली की बात नहीं करूंगा, उनकी अपनी की प्रस्तुति की शैली बन चुकी है। लेकिन क्या ऐसे हुआ है कि जो नई तकनीक है जिससे कि हमारे रंगकर्मी प्रशिक्षित हो रहे हैं, चाहे भारतीय नाट्य अकादमी से हों, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हों या अन्य संस्थान से, जहाँ पे वो रंगमंच का एक व्याकरण सीखते हैं, एक ग्रामर सीखते हैं और वहाँ पे परंपरागत चीज़ें हैं, धुनें हैं, बहुत से छंद हैं
और उनकी अपनी प्रस्तुति की शैली है, उनके पास कथानक हैं, सब कुछ है, लेकिन जो नया तकनीक है, जो ब्लॉकिंग की जैसी तकनीक है, जो आप सेट डिज़ाइनिंग की बात है, जो आप कॉस्ट्यूम की जो बात होती है, जो लाइट डिज़ाइनिंग की बात होती है, उनके साथ कभी भी समावेश करने की कोशिश किया गया या किया जाना चाहिए, या क्या कहते हैं कि ऐसे करने पे क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं या उस लेवल पे आ सकते हैं, क्या कहते हैं, जो परंपरागत घर परिवार हैं जो नौटंकी करने वाले? देखिए, ये नौटंकी के परंपरागत जो कलाकार हैं और हमारा जो काम है, ये दोनों काम बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारा काम आधुनिक रंगमंच में नौटंकी के तत्वों को इस्तेमाल करते हुए और अपने रंगमंच को मजबूत करना है। हम लोग अपने रंगमंच को मजबूत करने के लिए नौटंकी विधा का प्रयोग करते हैं उसमें, लेकिन वो लोग नौटंकी विधा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ट्रेडिशनल कलाकार, और जाहिर है कि उनकी अपनी एक परंपरा है, उस परंपरा को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग एक तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मॉडर्न थिएटर और नौटंकी का इंटरेक्शन कर रहे हैं आपस में, तो इसलिए ये काम बिल्कुल दोनों अलग अलग तरह के काम हैं। और ये सच है कि आप कोई भी संगीत सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसका अपना एक ग्रामर होता है। ग्रामर के बगैर आप ना तो उसको सीख सकते हैं और ना ही उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो यही नौटंकी का काम भी है। नौटंकी के छंद, नौटंकी की गायकी, और इसका एक ग्रामर है। और कोशिश ये होनी चाहिए ख़ास तौर से कि जो ट्रेडिशनल कलाकार हैं उनसे आधुनिक रंगमंच के लोग जो हैं उनसे शिक्षा लें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें और उनके साथ मिल करके इस विधा को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। लेकिन मैं पाता ये हूँ कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह का काम नहीं हुआ है, और सरकारी तौर पे और प्राइवेट संस्थाओं ने बहुत कम किया है। मुझे याद आता है भारतेंदु नाट्य केंद्र की जब स्थापना होती है तो उसके स्थापना काल के 3-4 साल बाद में ही नौटंकी पे काफ़ी काम हो चुका था। यहाँ तक कि यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भारतेंदु नाट्य केंद्र के माध्यम से संगीत नाटक अकेडमी के सहयोग से लखनऊ शहर में हुआ था, जिसमें कि ये हाथरसी शैली और कानपुरी शैली और आपके आगरे की भगत, इन तीनों शैलियों पे अच्छे प्रदर्शन हुए थे और अच्छे सेमिनार हुए थे। और उसके बाद भी ये हुआ कि गुलाब बाई जी यहाँ भारतेंदु नाट्य केंद्र के बच्चों को नौटंकी सिखाने के लिए आईं और उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया। और उसी तरह से उसके बाद लखनऊ में ही भारतेंदु नाट्य अकेडमी में ही भारतेंदु नाट्य केंद्र में गिरिराज प्रसाद जी आए और गिरिराज प्रसाद जी ने राज बिसारिया जी के साथ मिल के, या यूँ कहें कि राज बिसारिया जी ने गिरिराज प्रसाद जी के साथ मिल करके बच्चों के साथ नाटक तैयार किया और नौटंकी तैयार की। और मैंने उसका प्रदर्शन भी देखा था, सत्यवान सावित्री, और वो एक अच्छा प्रयोग था। लेकिन आज आप देखेंगे कि इन प्रयोगों के बाद ना तो संगीत नाटक अकेडमी ने उस तरह की कोई चेष्टाएं की और ना भारतेंदु नाट्य अकेडमी ने इस तरह की कोई चेष्टाएं की। और अगर ये काम जिस वक्त हुआ था
और लगातार उसकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती, उसकी निरंतरता बनी रहती, तो आज शायद आज के नौजवानों को एक अच्छी शिक्षा मिल सकती थी ट्रेडिशनल कलाकारों के माध्यम से। लेकिन वो यहाँ संभव नहीं हुआ। हालांकि केंद्रीय संगीत और नाटक एकेडमी ने कुछ फेस्टिवल्स किए और इधर भी उन्होंने कुछ काम किया पिछले 2-3 सालों में। ख़ास तौर से आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ और कानपुर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। कानपुर के अलावा गुलाब बाई का गांव जहाँ पे है, उनके गांव में जाके एक उन्होंने फेस्टिवल किया, जिस इन फेस्टिवल्स में मैं शामिल रहा। और मेरी भी मेरे भी प्रदर्शन उसमें हुए। मेरी तैयार की हुई नौटंकियों के एक जगह आलाप सर का हुआ, एक जगह लैला मजनू ट्रेडिशनल नौटंकी है उसका हुआ। लेकिन हमारी तमन्ना ही रही कि हम लखनऊ में संगीत नाटक एकेडमी के माध्यम से कुछ करें। चलिए हम ना करें तो कोई और करे, लेकिन इस पे काम होना चाहिए। अगर सरकार इस पे ध्यान देती है तो निश्चय ही मुझे लगता है कि इस विधा को बल मिलेगा। मैं उसी सवाल के कुछ छूटे हुए अंश पे आना चाहता हूँ कि आपने कहा कि गुलाब बाई जी को बुला करके या गिरिराज प्रसाद जी को बुला करके उन परंपरागत परिवारों के कलाकारों को या विशेषज्ञों को बुला करके आधुनिक रंगमंच ने तो लिया ही लिया है। मैं देने की बात कर रहा हूँ कि आप हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो नए कथानक हैं, हमारा जो रंगमंच है, उसके लिए तो हम वहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं, वहाँ से चीज़ों को उसमें शामिल कर लेते हैं और अपने को स्थापित कर लेते हैं। लेकिन हमारी एक उनकी तरफ से समस्या है कि हम जा कर के उनको क्या देते हैं। हमारा जो तकनीक है, मैं उसी विषय पे फिर से आ रहा हूँ कि हमने क्या कभी देने की उनको कोशिश की जिससे कि वो भी समृद्ध हो सकें। और जो उन पे आरोप लगता है कि पुरातन पंथी है या एक माइक 2 माइक के नीचे खड़े होकर के आदान प्रदान करते, एक्सचेंज ऑफ द माइक होता है जो क्या कहते हैं गायकी में, संवाद गायकी में, उससे उनको मुक्ति मिल सके, उस तकनीक का उन्हें भी ज्ञान दिया जा सके जिससे कि वो भी समृद्ध हो सके। इस पर आपको क्या कहना है? इसको किस ढंग से पूरा किया जाना चाहिए? देखिए, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सीमित सा क्षेत्र हो और कोई आदमी उसमें जाके दखल दे और वो सुधार जैसी स्थिति आ जाए, ऐसा असंभव है। इसको तो अगर करना है, इसमें सुधार करना है, तो निश्चय ही इसमें सरकार को आज आगे आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग नौटंकी को प्रमोट करते थे, ख़ास तौर से जब हमारे पास मनोरंजन के दूसरे साधन नहीं होते थे, तो उस वक्त जो साधन संपन्न लोग होते थे, वो साधन संपन्न लोग इन कलाकारों को प्रमोट करते थे। राजा, रजवाड़े, जमींदार वगैरह वगैरह वगैरह। तो चूंकि वो सब अब ख़त्म हो गया है और वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उस तरह के प्रमोटर ख़त्म हो गए हैं, तो सवाल ये है कि इस पे पैसा कौन लगाए। ये ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी गया और सुधार करके वो चला आया। ये तो एक बड़ा काम है। इस बड़े काम में सरकार का सहयोग ज़रूरी है और या सरकार समाज का सहयोग ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि अगर आजकल हर काम में कुछ कंपनियां भी आगे आती हैं और वो मदद करती हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए, तभी ये संभव है। और अगर हम जाके मान लीजिए मैं या हमारे जैसा कोई और आदमी ये कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो उनका सीधा सवाल होता है हमें क्या मिलेगा। उनकी रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है, उनका अस्तित्व इसके साथ जुड़ा हुआ है
उनकी सांसें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग शहर में बैठे हुए लोग खास तौर से ये सोच लें कि साहब ये लोग कल से ये लोग मॉडर्न हो जाएंगे, और ना इनको मॉडर्न करने की ज़रूरत है। इनकी खासियत सच पूछिए और मेरी नज़र में इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ऊंची आवाज़ में लंबी ताने लेकर के गा सकते थे, और आज भी ये लोग ऊंची आवाज़ में लंबी ताने लेकर के गा लेते हैं और गाते हैं। और अगर इनको हम ऑडिटोरियम के भीतर बंद करना चाहते हैं तो इनको शायद अपनी शर्तों पे हम इनसे काम करवाने की कोशिश करेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि वो इनकी मदद होगी, बल्कि इनको और बांधने वाली बात हो जाएगी। और कला को बांधना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है कोई, और ख़ास तौर से ट्रेडिशनल कला को बांधना तो, और उसको अपने हिसाब से मरोड़ना तोड़ना। हम मॉडर्न थिएटर वाले लोग जो हैं, जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ वो तोड़ मरोड़ हम अपने काम के साथ कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ जाके करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि अपना भी नुकसान करेंगे और ट्रेडिशनल आर्टिस्टों का भी नुकसान करेंगे। और जिन कलाकारों का आपने जिक्र किया, गुलाब बाई और गिरिराज प्रसाद जी वगैरह वगैरह, ये लोग जब गाते थे, ये लोग जब अभिनय करते थे, तो इनके अभिनय में वो सारी खूबियां होती थी जो मॉडर्न थिएटर के अभिनय में होती हैं। और ख़ास तौर से मज़ेदार बात ये है कि इनकी खासियत ही यही थी। गिरिराज जी को मैंने गाते हुए सुना है, वो जब गाते थे तो सीधे खड़े होके इतना ऊंची आवाज़ में गाते थे कि एड़ियाँ उठा के गाने की कोशिश होती थी, उनकी एड़ियाँ तक उठानी पड़ती थी, इतनी ऊंची आवाज़ में वो गाते थे। तो वही उनका अभिनय था, उनके स्वर में ही उनका अभिनय है। उनके अभिनय को उनके स्वर से अलग नहीं किया जा सकता है, उनकी गायकी से अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो हमारे मॉडर्न थिएटर का कॉन्सेप्ट दूसरा है। अगर हम उसको उन पे लादने की कोशिश करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम उनके साथ अन्याय कर पाएंगे। उनकी जो खासियत रही है वही उनकी एक कमी भी रही है। वो खासियत कहीं ना कहीं उनका एक माइनस पॉइंट भी होता है, अतिरेकता। जैसे हाइपर किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे उनकी आलाप है, तान है, या कोई गायकी है, जैसे मान 1-1 मिनट की पूरी गायकी हो गई, तबील है जैसे उनकी। तो आधुनिक युग में हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, जब उसे इंटरेक्ट करती है तो स्वाभाविक है कि उनके कथानक भी पारंपरिक रहे हैं, जिसमें कि पौराणिक ऐतिहासिक आख्यान बहुत रहे हैं। तो क्या है कि अपने को वो रिलेट नहीं कर पाती, और वहीं पे एक संकट पैदा होता है कि उसके क्या कहते हैं क्षरण का, उसके विलुप्त होने का। क्योंकि जब आप समय के क्या कहते हैं समय के साथ लय ताल आपकी नहीं होती तो उस पर संकट आता है, और ये संकट कभी कभी क्या होता है उसके अस्तित्व को नष्ट करता है या उसको परिवर्तित कर देता है। तो उसको बचाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय मेरा अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो ये सामान्य सवाल, सामान्य सवाल है, हाँ, चिंतन का विषय है। एक ये जरूर है कि इस पे एक राय दी जा सकती है। जी, लेकिन आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि कोई भी विषय है जो आज की तारीख में हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है, तो उसको कंटेम्प्रेरी तो होना ही है जी। ये नहीं है कि हम आज कोई भी विषय उठा लें और उसको आज के संदर्भों के साथ न जोड़ें। ये अब मैंने आज से 6 साल पहले लैला मजनू नौटंकी को उठाया, तो मैंने लैला मजनू को इसलिए उठाया क्योंकि लैला मजनू का जो जहाँ के वो थे, वहाँ के आज से 5-6 साल पहले आप जाइए पीछे,
तो आपको पता चलेगा ISIS का जो आतंक था वो कितना बड़ा था। और लैला मजनू जब नौटंकी शुरू होती है तो तभी उसमें एक दोहा है, किस्सा होता है शुरू पाक इश्क रंगीन, नाम अमीर दमिश्क के थे एक तख्त नशीन। ये सीरिया की राजधानी है दमिश्क, और सीरिया में जो आतंकवाद का दौर था, आज से 5 साल पहले के अखबार उठा के आप देखें, आज से 3 साल पहले तक जो उन्होंने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करने की ठान ली थी ISIS ने, तो मैंने मुझे इस चीज ने बड़ा प्रभावित किया कि अरे, जहां से एक जमाने में एक आशिक ने प्रेम की धारा बहाई थी जी, और जिसने पूरी दुनिया को प्यार का संदेश दिया था, जिस शख्स ने, मजनू ने पूरी दुनिया को सूफिज्म की धारा से अवगत कराया था, उसके शहर में, उसके देश में ये हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब मैं लैला मजनू करता हूं तो वो लैला मजनू नौटंकी आज की नौटंकी बन जाती है। तो मैं सोचता हूं कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए, या तो हम नए कथानक लें, नई ऐसी चीजें लें जो कि लोगों के साथ जुड़ सकें, या फिर पुराने कथानक को इस तरह से पेश करें कि वो आधुनिक कथानक लगें और लोगों की चेतना के साथ वो जुड़ सकें। ये मेरा सोचना है। नौटंकी की प्योरिटी को लेकर के क्या कहेंगे? उसकी जो प्योरिटी है, जो उसकी क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं प्योर नौटंकी है, और उसको लेकर के आपने जब काम किया है तो कोई ऐसा समझौता किया है कि उसकी प्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ किया है कि आप जो है सुचितावादी नहीं हैं? देखिए, ऐसा है कि नौटंकी को लेकर के मेरे दिल में श्रद्धा भाव तो है, और श्रद्धा भाव ना होता तो मैं इस लाइन में कदम ही नहीं रखता। लेकिन नौटंकी असल में है क्या, उसकी शुद्धता क्या है, तो मैं शुद्धतावादी आदमी हूं ही नहीं। मैं उसका इस तरह से नहीं है। मैं पहले भी इस तरह की बात को पेश कर चुका हूं कि साहब, हमें नौटंकी को बचाना है, हमें नौटंकी के भार को अपने सर पे उठाना है, हमें नौटंकी की शुद्धता बनाए रखनी है, नौटंकी हमारी माँ है। ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है, और ना मैं इस तरह के दावे करता हूँ, और ना ही मैं इसके काबिल हूँ, क्योंकि सच ये है कि नौटंकी की शुद्ध गायकी की बात अगर हम करें तो वो गायकी भी हमारे बस की चीज़ नहीं है। क्योंकि वो हमारे बस की नहीं है तो इसलिए हमें उस तरह के दावे भी नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत उस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन हम ये कहें कि हम ही झंडा बरदार हैं नौटंकी के, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल उसके झंडा बरदार उस तरह से नहीं है। झंडा बरदार वही हैं जिनकी ये कला है। हम तो अपने रंगमंच को रिच करने के लिए उस कला का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। पूरी तरह से मेरा शुद्ध नौटंकी, शुद्ध तो अगर 10 गाने वाले मिल जाएंगे आपको नौटंकी गाने वाले, तो सारे कहेंगे मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन ये देखने वाले ही तय करेंगे शुद्ध क्या है, और मैं उस तरह का शुद्धतावादी भी नहीं हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सवाल फिर मेरा आ रहा है कि अलग अलग शैलियों में जो छंद विधान रहा है नौटंकी का, छंदों का प्रयोग रहा है, और स्वाभाविक रूप से जब आप बहुत पीछे जाते हैं, भगत संगीत स्वांग की परंपरा को लेते हैं, तो
बहुत से ऐसे छंद हैं जो कि अब विलुप्त होते जा रहे हैं। और हो सकता है उस छंद के गायक न हो, या उनकी प्रशिक्षण की जो कंटिन्यूटी है वो न हो। जैसे कि नौटंकी के दोहा है, सोरठा है, चौबोला है, बरे तबील है, गज़ल है, कव्वाली है, बहुत से ऐसे उसमें हैं। तो वो छंद आज जब आप नौटंकी देखते हैं कोई, या आज से 2 दशक 3 दशक 4 दशक पहले की जो गुलाब बाई जी की जो है क्या कहते हैं गिरिराज प्रसाद जी की हाथरसी शैली की नौटंकी देखते थे, उनमें उन छंदों का प्रयोग मिलता था, उनके गायक होते थे। अब के जो कलाकार हैं, जो परंपरागत कलाकार हैं, या तो वर्तमान रंगमंच में जो नौटंकी का प्रयोग हो रहा है, जैसे अलग अलग कथानकों को लेकर के प्रयोग हो रहा है, प्रेमचंद की कहानियों में नौटंकी, विनोद रस्तोगी जी की नौटंकी, शेषपाल जी की नौटंकी है, राजकुमार श्रीवास्तव जी की नौटंकी है, और मुद्रा जी की नौटंकी रही है, थपलियाल जी की रही है। बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही है, बहुत से नाम मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनमें क्या उन तमाम छंदों का प्रयोग हो रहा है, या वो छंद विलुप्त हो रहे हैं, या केवल कुछ लिमिटेड छंदों के कारण नौटंकी का नाम दिया जा रहा है कि नौटंकी शैली में ये नाटक है, या ये नौटंकी शैली है, केवल दोहा और भैर तबील की केवल उसमें बात हो रही है? क्या अंतर पाते हैं आप, और क्या उसका परिणाम होगा? देखिए, ऐसा है कि जो लोग भी नौटंकी लिख रहे हैं नई, जी, मैं नई नौटंकी की बात ही ज़्यादा करना चाहूँगा, तो वो लोग बहुत ज़्यादा जो क्लिष्ट छंद हैं उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलर छंद हैं उनका इस्तेमाल तकरीबन हर आदमी जो नया लिखने वाला है वो करने की कोशिश कर रहा है। और मॉडर्न नौटंकी में इसकी शुरुआत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने की थी, जिन्होंने बहुत लिमिटेड से छंदों का इस्तेमाल करके एक नाटक तैयार किया था, बकरी। और बकरी नाटक से हम मान सकते हैं कि आधुनिक रंगमंच के साथ जुड़ी हुई नौटंकी का उदय होता है, और उसमें काफ़ी छंदों का लिमिटेड इस्तेमाल था। उसके बाद हम पाते हैं कि हमारे मुद्रा राक्षस जी आते हैं जी, और मुद्रा जी ने भी आलापसर लिखा, और उसके बाद उन्होंने डाकू लिखा। और एक नौटंकी उन्होंने मेरे लिए नुक्कड़ के लिए लिखी थी, तो वो भी हम लोगों ने नुक्कड़ पे की, वो नुक्कड़ नौटंकी थी, और उसमें भी छंदों का उन्होंने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था। थपलियाल जी का अपना एक अलग काम है जी, और उनके काम में से निकली हुई नई नवेली नौटंकी है, जो नौटंकी को एक छोटा सा एक रूप बनता है। और ख़ास तौर से चूँकि थपलियाल जी और रस्तोगी जी ये दोनों रेडियो की उपज हैं, रेडियो के लिए इनको लिखना होता है था, तो इनकी छोटी छोटी नौटंकियाँ 15-15, 20-20 मिनट की, जितना चंग रेडियो में मिलता है, आप जानकार आदमी हैं, तो इन्होंने छोटी छोटी नौटंकियाँ लिखने की कोशिश की थी शुरू में। और थपलियाल जी की वो नौटंकियाँ बहुत पॉपुलर हुई, और रस्तोगी जी इलाहाबाद वाले जिनके विनोद रस्तोगी जी, तो उनकी भी छोटी नौटंकियाँ हैं। इनके अलावा भी कुछ लोगों ने छोटी नौटंकियाँ लिखी हैं, और जिनमें आप लखनऊ के भी कुछ लोग थे, और अब मैं नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन लखनऊ रेडियो में ही थे। उन्होंने रेडियो के लिए कुछ नौटंकियाँ लिखी थी, और बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उनकी किताब को छापा था। उसका नाम है, मेरे पास वो किताब रखी है, शहीदों ने लौ जलाई जो। तो ये हमारे लखनऊ के ही साहब थे, उन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से छोटी नौटंकियों में छंदों के ज़्यादा प्रयोगों की संभावना नहीं है, और जाहिर है कि वो इतने
उनको जितना चंग मिला है 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे का मैक्सिमम, उसमें उन्होंने अपनी बात को कहना है, तो जाहिर है कि उनकी सीमित एक जो क्या कहते हैं फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, वो छोटा फॉर्मेट है, तो उसमें उनको इस तरह से बात कहनी होती है। लेकिन हाँ, थपलियाल जी ने हरिश्चंद्र की लड़ाई एक फुल लेंथ नौटंकी ज़रूर लिखी थी, और जिसके काफ़ी शोज भी हुए हैं लखनऊ में और बाहर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के उन्होंने किए हैं। तो उन्होंने काफ़ी छंदों का प्रयोग किया, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नए लोगों ने भी नई नौटंकी में भी अगर फुल लेंथ लिखी है तो उसमें छंदों का मैक्सिमम प्रयोग किया है। हम लोगों के साथ में एक और दिक्कत है, हम असल में बंधी बधाई पर पार्टी पे चलने वाले लोग नहीं होते हैं। ख़ास तौर से नाटक वाले लोग बंधी बधाई पर पार्टी पे चलने वाले नहीं, एक लीग के ऊपर चलने वाले लोग नहीं हैं। मैंने जो नौटंकी में प्रयोग किए हैं उसमें कई बार वो धुनें ही नहीं हैं जो धुनें नौटंकी की हैं। इस तरह के भी प्रयोग करने पड़े हैं मुझे। मैं आपको एक दोहे का उदाहरण देता हूँ। लैला मजनू में लैला की शादी खुशबख्त से हो जाती है, और उसने मजनू को अपना पति मान लिया है, और पति मान चुकी है, तो उसमें वो खुशबख्त के घर जब जाती है तो उसको तो वो जहर दिखाई देता है वो शख्स। तो मजनू की हर बात उसको अच्छी लगती है, खुशबख्त की हर बात उसको खराब लगती है, बुरी लगती है। तो खुशबख्त उसके लिए गाता है। मैं उसका उदाहरण आपको जरा सा देता हूँ एक लाइन में। तो खुशबख्त उसके लिए गा रहा है, इसको आप लैला की नजर से देखिएगा। ऐ प्यारी तू हर घड़ी, ऐ प्यारी तू हर घड़ी क्यों रहती हो नाशाद, आती है क्या आपको वालिदैन की याद। ऐ महनिगार दिल जानी, क्या रंज तुझे सच बता मुझे। ऐ महनिगार दिल जानी, क्या रंज तुझे सच बता मुझे। अब एक मूर्ख सा आदमी जिसके साथ उसकी शादी हो गई है, वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, और लैला के दिल पे क्या गुजर रही है। अब इसको अगर अच्छे से ये दोहा है जी, अगर मैं इसको अच्छी सी धुन में गाऊंगा तो लैला को अगर अच्छा लगने लगेगा तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, संकट हो जाएगा। तो ये हमारी कोशिश ये रहती है कि डिमांड जैसी सीन की है उस हिसाब से उसके संगीत को भी ढालने की कोशिश की जाए। तो ये हमारा इस तरह के कुछ प्रयोग हैं जो कि हमने नौटंकी में करने की कोशिश की है। अब इसको अगर कोई कहता है कि हमने अनाधिकार चेष्टा की है तो भाई क्षमा याचना करते हैं उनसे। नहीं, मुझे लगता है, मैं इससे सहमत हूँ कि आपके इन्हीं प्रयोगों से, क्योंकि आपने जो अभी ये सुनाया, ये स्वाभाविक रूप से जो मनोदशा है, एक कैरेक्टराइजेशन की बात हम लोग थिएटर में करते हैं,
तो एक कैरेक्टराइजेशन के साथ वो उसका एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक सामंजस्य उसका बैठता है। सामान्य ढंग से अगर आप दोहा करते तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, लेकिन जब गायकी में एक विशेष अभिनय का तारतम्य जुड़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। और ये इम्पैक्ट इसकी ज़रूरत है, इसी प्रयोग की ज़रूरत है, उसी से नौटंकी की चीज़ें बचेंगी और आगे बढ़ेंगी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है आपने गा करके इसको, सामान्य अगर दोहे में गाया जाता तो कैसे गाया जाता, आपने तो एक अलग मनोदशा में आपने गायकी का प्रयोग किया। आपने बताया कि दोहा है, ये दोहा है। अगर सामान्य नौटंकी के दोहा में गाया जाता है इसको, तो किस तरह से गाया जाता है? अब दोहे को गाने के तो हजारों ढंग हैं। जी जी। जितने राग हैं उतने रागों में दोहा गाया जा सकता है। और हमारे तो जो अच्छे सिंगर हैं, अब आज की तारीख में आप कानपुर की गायकी और हाथरसी गायकी को अलग अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो लगभग एक है। हाँ। और आर्टिस्ट भी एक ही है। हाँ हाँ। तो लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपकी उस गायकी से हमारी जो नई पीढ़ी है, जो रंगकर में या नौटंकी पे काम कर रही है, वो उन दोनों का एक तुलनात्मक उसके सामने एक उदाहरण होगा और भविष्य के लिए भी होगा। मैं कोई भी अचानक ही आपने बात रख दी है तो ऐ प्यारी क्यों हर घड़ी, ऐ प्यारी क्यों हर घड़ी रहती हो नाशाद, आती है क्या आपको वालिदैन की याद। मैं आपको गायकी पे ही बात अगर हुई है तो गप सुना दूं एक। बिल्कुल बिल्कुल। रामनारायण अग्रवाल जी की पुस्तक है जी, उसमें संगीत, उसमें गपाष्टक है। तो उसमें मैंने कुछ प्रयोग किए थे लखनऊ में, तो उसका मैं आपको हल्का सा सुनाता हूँ। उसमें दोहा चुबुला है और आप इसको कह सकते हैं कि गप नौटंकी स्टाइल। अच्छा। क्योंकि हमारी बातचीत जैसे पहले ही मैंने कहा था, मात्र सैद्धांतिक या उसकी बड़ी गहन गंभीर विमर्श की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि समकालीन जो व्यक्तित्व काम कर रहे हैं उनकी सोच क्या है, उनका प्रयोग क्या है, उस प्रयोग से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी यात्रा में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उदाहरण या ये चीज़ें उनके लिए काम की होंगी, हमारे लिए काम की होंगी, हमारे भविष्य के लिए काम की होंगी। तो एक गप सुन लीजिए आप। मैं व्यापारी अति बड़ा, चलते मेरे जहाज, सरसों तिली बिलों में पकड़ो, नहीं मुझे कछुलाज भैया, नहीं मुझे कछुलाज रामा, नहीं मुझे कछुलाज। तो नौटंकी में होता क्या है कि जब आप गा चुकते हैं तो उसके बाद नकारा बजता है। तो आप ये समझ, नहीं मुझे कुछ इलाज, नहीं मुझे कुछ इलाज, जो मैंने रिपीट किया है नकारा बज रहा, समझ लीजिए। मैं व्यापारी अति बड़ा, चलते मेरे जहाज, सरसों तिली बिलों में पकड़ो, नहीं मुझे कछुलाज रामा, नहीं मुझे कछुलाज भैया, नहीं मुझे कछुलाज। तो पहले मैं साहूकार था, अब मैं हुआ कंगाल, उसी वक्त का कहता हूं
भैया तुमसे अपना हाल, बाबू तुमसे अपना हाल। तो एक समय अकाल पड़ा और मैंने तिली बुआई। एक समय अकाल पड़ा और मैंने तिली बुआई। अजी जब पक कर तैयार हुई तो ऐसी आंधी आई रे भैया, ऐसी आंधी आई रे बाबू, ऐसी आंधी आई। उखड़ तिली सब पड़ी कुआं में, अंधाधुंध समाई। उखड़ तिली सब पड़ी कुआं में, अंधाधुंध समाई। तो मिट्टी धूल बची नहीं नीको, सुनियो कान लगाई रे भैया, सुनियो कान लगाई रे भैया, सुनियो कान लगाई। तो एक पीपल का पेड़, एक पीपल का पेड़ उखड़कर पड़ा कुआं में हाला। सभी तिली पिर गई कुआं में, जो जो आंधी चाला रे भैया, जो जो आंधी चाला रे भैया, जो जो आंधी चाला। तो हुआ हमारे तेल करोड़ों मन, नहीं तौल समाई। बिका सभी दुनिया में नीकी, दौलत हमने पाई रे भैया, दौलत हमने पाई रे भैया। अब ये एक दोहा जो बोला है, जो कि गप के रूप में मैंने आपको बताया, तो आप देख लें। अब हम तो गवैये हैं नहीं, लेकिन हाँ जो ट्रेडिशनल गवैये हैं वो कैसा गाते होंगे। जब आपका ये हो रहा है तो ये तो बिल्कुल अद्भुत रहा है, और मुझे भी अपना स्वर मैं अभी बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने वो मानदंड स्थापित कर दिया कि लगता है कि जो है बहुत ही अद्भुत है। तो मैं इसी गायकी पे बात करते हुए, क्या ये नौटंकी को ऐसा हो रहा है कि नौटंकी विलुप्त हो रही है, या उसकी बहुत बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, या क्या कहते हैं सब कुछ जो है क्या कहते हैं हम खोते जा रहे हैं, ऐसी कुछ बात है क्या? देखिए, आप अगर सिर्फ नौटंकी की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अंधेरे में बात करेंगे जी। कितना कुछ विलुप्त हुआ है हमारे देखते देखते, कितना कुछ चला गया है हमारे देखते देखते। क्या कुएं हैं, क्या रहट हैं, तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, और अगर वो बदलती हैं तो उनको थोड़ा बहुत बदल जाने दीजिए। क्या हर्ज क्या है? लोक नाट्यों में देखिए चूसने की एक प्रवृत्ति होती है, वो कहीं से भी कुछ ले लेते हैं, उसकी जड़ें बहुत बिखरी हुई होती कहीं से भी कहीं से कुछ भी ले सकते हैं जी। और किसी चीज को भी अपना सकते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कुछ चीजें खो रही हैं तो कुछ जुड़ भी रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, नौटंकी भी उनमें से एक है, ये सच है। लेकिन अगर इसको नए कंटेंट के साथ में, नए विषयों के साथ में अगर हम जोड़ेंगे और तो मुझे लगता है कि शायद ये कारगर स्थिति होगी हमारे लिए और ये अच्छा रहेगा। हम उसी विषय पर आते हैं कि अभी जो नौटंकी के कथानक की जो बात होती है, हमारी जो नौटंकी रही है अलग अलग शैलियों की,
उसके कथानक, उसके कथ्य पारंपरिक रहे हैं, पौराणिक रहे हैं, बहुत से धार्मिक आख्यान उसमें रहे हैं, ऐतिहासिक उसमें चरित्र रहे हैं, उनसे वो बनता था। और उस समय की ये आप एक 100 साल की यात्रा को देखें, 100, 125 साल, 200 साल पहले की यात्रा के देखें, तो उसमें उन्हीं कथानकों की आवश्यकता थी। उन्हीं कथानकों के माध्यम से एक जो जन समुदाय था उससे जुड़ता था, अपनत्व बोध होता था उनको, और उसमें बहुत एक गंभीरता न हो, उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि एक उसमें हास्य कलाकार की जो कि जोकर की परिकल्पना की गई थी, वो होता था, तो बीच बीच में उन चीज़ों को वो संतुलित करता था। तो आज की स्थिति में हमारी वो कथानक बहुत क्या कहते हैं कारगर नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं, नवीन प्रयोग हो रहे हैं। और जैसे आपने पहले भी हम लोगों ने बात की कि बहुत से नौटंकी या नाटक लेखकों ने इसमें नवीन कथानक के साथ नौटंकियाँ लिखी। तो ये जो नए कथानक आ रहे हैं, आपने भी काम किया होगा। आपने जैसे बताया कि लैला मजनू ही मैंने एक नौटंकी पारंपरिक की थी, बाकी शेषपाल जी के साथ आपने काम किया, विनोद रस्तोगी जी के नौटंकी के साथ काम किया, जैसे इलाहाबाद में अतुल यदुवंशी जी काम कर रहे हैं स्वर्ग के में, उसमें उधर जो है बनारस में कुछ लोग काम कर रहे हैं, अष्टभुजा मिश्र वगैरह काम कर रहे हैं। तमाम जो नई पीढ़ी है जो कि नए कथानक के साथ क्या कहते हैं नौटंकी को लेकर के चल रही है। मुद्रा जी ने बहुत काम किया, उर्मिल जी ने बहुत काम किया, सुशील कुमार सिंह जी की नौटंकी जिसमें कि आपने चर्चा की थी कि आपने काम किया। तो ये क्या हमारी जो पारंपरिक जो नौटंकियाँ रही हैं वो एक समय के बाद ये क्या पैरेलल अस्तित्व बना रहेगा उनका, कि कहीं पे जाकर के आपस में मिलेंगी? और जो नए कथानक के साथ नौटंकियाँ आ रही हैं उनका क्या स्वरूप है? आपका क्या अनुभव रहा है? आपने कैसे कैसे काम किया है? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि आप जान लें कि मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया था बकरी का। जी जी। तो बकरी जब आधुनिक रंगमंच पे प्रवेश करती है तो नौटंकी का एक नया स्वरूप शहरी लोगों को देखने को मिलता है। पहले ट्रेडिशनल नौटंकी में वो जो नौटंकियां थी आपने उनका जिक्र किया ही किया, हाँ। पौराणिक आख्यानों पे और सत्य हरिश्चंद्र है, लैला मजनू ये सब प्रेमियों पे, वीरों पे तो इस तरह की नौटंकियां थीं। लेकिन बकरी ने नौटंकी का स्वाद बदल दिया और ख़ास तौर से बकरी शहरी लोगों में उस वक्त पॉपुलर हुई। और पॉपुलर भी क्यों हुई उसका भी कारण है। आप देखें सन कौन सा है बकरी का, सन 1972-73 में वो आती है, बकरी आती है। और सन 1973 में देश की हालत क्या होती है आप देखिए, इमरजेंसी आती है और जेपी का आंदोलन आता है और बांग्लादेश का उदय आता है। तो ऐसी स्थिति में देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी आहट उस नौटंकी में आपको दिखती है। तो वो एक नया प्रयोग होता है और भाषा के स्तर पे नया प्रयोग होता है, ट्रीटमेंट के स्तर पर नया प्रयोग होता है। और मज़ेदार बात यह है कि मैं इसको बड़े ध्यान से देख रहा हूँ पिछले कई सालों में कि यहाँ पे आकर के मंगलाचरण, उस पे नौटंकी के मंगलाचरण जो है वो अद्भुत है। अब बकरी का मंगलाचरण देखें आप तो, हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू, अपना सर नोचूं या उनका मुंह नोचूं, किसकी रसोई में किसका कलेजा कौन पकाए ये भी ना सोचूं।
हो जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खर्चूं। तो हमारे बुजुर्ग लोग, औरतें कहा करती हैं, मर्द कहा करते हैं कि साहब ऐसा है कि एक चावल का दाना निकाल करके आप देख सकते हैं देख के चावलों का अंदर से क्या हाल है। तो अब ये सोच लीजिए कि इस नौटंकी के इस मंगलाचरण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। नौटंकी में किस तरह का उसका व्यंग होगा, किस तरह का देश की स्थिति के ऊपर उसका तबसरा होगा, और इस तरह से आप पाएंगे। ये तो एक उदाहरण, पहला उदाहरण है। और इसके बाद अगर आप देखें, आला अफसर मुद्रा राक्षस ने जो लिखी है उसका मंगलाचरण अगर देखें, गाइए गणपति जगबंदन, जिनके कान न सुनते क्रंदन, हर सवाल का सदा एक हल, नारे घिसो लगाओ चंदन, घुटता देश गंधाता शासन, बहुत हुआ अब जागो जनमन, गाइए गणपति जगबंदन, जिनके कान न सुनते क्रंदन। अब ये देखिए कि ये जब प्रार्थना, ये मंगलाचरण जब शुरू में होता है तो दर्शक तैयार हो जाता है, वो जानता है कि इसमें अब जो होगा वो तगड़ा व्यंग होगा और देश काल की स्थिति के ऊपर ये नौटंकी मुद्रा राक्षस जी ने लिखी है, जो ये अपनी रोशनी डालेगी। और इस तरह की बात, अब मुद्रा जी ने हमारे लिए एक नुक्कड़ नौटंकी लिखी थी। हुआ यह कि मुद्रा जी का कुछ थोड़ा बहुत नौटंकी को लेकर के मोह भंग हो गया था, और अपने डायरेक्टर के साथ में उनका थोड़ा हो गया, हो जाता है, लेखक स्वाभिमानी होता है। तो उन्होंने कहा साहब अब मैं नौटंकी नहीं लिखूंगा। तो हम लोग भी जिद्दी आदमी थे, मुद्रा जी का पीछा तो हमने छोड़ा नहीं फिर कभी। तो उनके घर चले जाते थे, तो उनसे कहा मुद्रा जी नौटंकी हमारे लिए लिख दीजिए ना। तो जब बहुत ज़्यादा हमने उनको परेशान किया तो उन्होंने कहा देखिए आतम, तुम आजकल नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नुक्कड़ नौटंकी लिख के दूंगा और तुम नुक्कड़ पे नौटंकी करो। तो मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। तो उन्होंने हमको नौटंकी लिख के दी। सन 1990-91 की बात है ये। और उस वक्त देखिए देश की हालत देखिए कि लिबरलाइजेशन का दौर शुरू होने वाला था। और उस वक्त आपके डंकल प्रस्ताव आया था, आपको याद होगा। और डंकल प्रस्ताव को स्वीकार न करे देश, ऐसा उस वक्त किसान कह रहे थे। और डंकल प्रस्ताव के विरोध में किसान भी खड़े थे और रंगकर्मी भी खड़े थे। तो मुद्रा जी ने उस वक्त महसूस किया कि ये देश को पराधीन बनाने का ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये मुद्रा जी की सोच थी। तो उन्होंने जो नौटंकी लिखी वो लिखी, पराधीन सपने हो सुखना है। तो उसमें उन्होंने जो मंगलाचरण लिखा उसका जो वानगी थी वो डाकू की मंगलाचरण जैसी ही थी, थोड़ी सी एक लाइन। वो ये थी कि मन मंदिर में सदा स्वागतम, मन मंदिर में सदा स्वागतम, अंधकार में जैसे हंडा, साण गली का हो मुष्टंडा, ऐसे नेताजी से झुककर क्षमा मांगतम, मन मंदिर में सदा स्वागतम। और बीबी फूल लगाए गेंदा, अफसर का चिकना है पेंदा, माल मेज के नीचे होकर सदा आवतम,
मन मंदिर में सदा स्वागतम, इस तरह से वो उसका मंगलाचरण था। अब ये देख लीजिए, मंगलाचरण ही बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। सुशील कुमार जी की भी बात हो रही थी कि हाँ। उनकी भी नौटंकी की। हाँ, सुशील कुमार की जो नौटंकी थी जी। वो दूरदर्शन के 10 साल पूरे होने पे हुई थी, या 5 साल, मुझे अब याद नहीं है जी। 10 या 5, उसमें मैंने भी अभिनय किया था। और तो वो ये थी, जय 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 जय, दर्शक गण तेरी जय, हुल्लड़ शोर मचाने वाले, बच्चों को संगलाने वाले, सदा देर से आने वाले, अंडे टमाटर फेंकने वाले, जय 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 जय, और दर्शक गण तेरी जय। इसी तरह से हमारे बजे ढिंडोरा उर्फ खून का रंग, अशोक मिश्र, लेखक अशोक मिश्र की नौटंकी थी, उसका जरा देख लें आप। जय गणपति जय विघ्न विनायक, मूषक पर क्यों चढ़े हुए हो, सदियों से क्यों अड़े हुए हो, कारण यही समझ में आया, शायद मूषक है नालायक। जय गणपति जय विघ्न विनायक, बहुत बड़ा है पेट तुम्हारा, खा जाते हो राशन सारा, महंगाई के कठिन दिनों में तुम्ही हमारे परम सखायक। जय गणपति जय विघ्न विनायक। तो ये इस तरह से हम देखें कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था व्यंग लेखन का, और उसी व्यंग लेखन के माध्यम से ही उस वक्त के सारे नाटक आए हैं। आप जो नाटक देख लें, जो नौटंकियां देख लें, अब नाटकों में आप देखें दुलारी बाई जी, मणिमधुकर का वो सारा व्यंग है, और उसका मंगलाचरण भी देखिए, वो हालांकि नौटंकी नहीं है, उसका मंगलाचरण भी ऐसे ही है। तो वो एक समय होता है, और नाटक जो है अपने समय की राजनीति से, अपने समय के सच्चाई से अलग नहीं होता है कभी भी। और नौटंकी भी समय के साथ तो जुड़नी ही चाहिए, और ख़ासतौर से मॉडर्न नौटंकी जुड़नी चाहिए। ट्रेडिशनल नौटंकी को तो ज़्यादा छेड़छाड़ हम करने की फेवर में हैं भी नहीं, और ना ही उसको करने की ज़रूरत ही है। लेकिन हाँ, जिस आधुनिक नौटंकी से हमारा ताल्लुक़ है, उसमें नए कंटेंट आने चाहिए, नए विषय आने चाहिए, और यही मेरा कहना। मैं उसी सवाल पे फिर आ रहा हूँ कि जो नए कथानक हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुतायत प्रयोग में होता है कि किसी कथा को नौटंकी में ढालते हैं। जैसे आपसे कभी चर्चा हुई थी कि ये मुंशीगंज गोलीकांड पे आपने वो किया था, उनकी नौटंकी किया था, शेषपाल जी ने शायद लिखा था उसको। और कभी कभी होता है कि जो हमारा एक आधुनिक रंगमंच है, उसके जो नाटक हैं, बहुतायत लोगों ने कोशिश किया कि उसको भी नौटंकी फॉर्म में लाने की। संकट कभी कभी ये होता है कि उसका जो परिवेश है, उसके जो क्या कहते हैं, उसका जो चरित्रगत जो उसका भाव है, या जो उसकी पृष्ठभूमि है, या उसकी जो संवाद अदायगी है, कुल मिला करके कभी कभी होता है कि इसमें फिट नहीं होता, नौटंकी के आपके फॉर्म में फिट नहीं होता, लेकिन हम भी प्रयोग के नाम पे उसको कर देते हैं। तो वहाँ पे संकट ये होता है कि उसका सिंक्रोनाइजेशन, उस नाटक का सिंक्रोनाइजेशन उस नौटंकी के फॉर्म में हो नहीं पाता, चीज़ें बिगड़ती हैं, कभी कभी चीज़ें बनती भी हैं। तो ये आपका अनुभव क्या रहा है नए कथानक के साथ प्रयोग को लेकर के, जैसे कि प्रेमचंद की कहानियों को लेकर के नौटंकी में आधुनिक, जैसे मान लीजिए कि है कि कोई परिवार है, जैसे आधे अधूरे की बात करें, उसका कोई नौटंकी में प्रयोग करें, तो इस ढंग से कथानकों का या नाटकों का जब उसके साथ एक समझौता होता है, वो एक दूसरे में मिलते हैं, तो क्या परिणाम होता है? आप उसको कैसे लेते हैं, या आपने जो काम किया है, आपकी जो नौटंकी रही है, उसमें कथानक का उस कथानक की कितनी क्या आवश्यकता रही है? देखिए, जहाँ तक
बंधे बंधाए नाटक को नौटंकी में ढालने की बात है, उसकी फेवर में मैं कभी नहीं रहा हूँ। और कहानी को लेकर के प्रयोग हुए हैं, कुछ अच्छे भी हुए, कुछ खराब भी हुए हैं। जैसे प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी, चूँकि वो उन्होंने लोक की कहानी हमेशा लिखी है, तो इसलिए लोक के जो नौटंकी का फॉर्मेट है उस पे वो कई बार आ जाती है, फिट हो जाती है। लेकिन अगर कोई दुसाहसी आदमी ये कहे कि मैं आधे अधूरे को नौटंकी में कर दूंगा, तो मैं उसको सिर्फ दुसाहसी कहूँगा, और इसके अलावा हम उसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अलग, उसका स्वाद अलग है, उसका विषय अलग है, उसका परिवेश अलग है, तो वो संभव है ही नहीं। अब देखिए, मैं आजकल जो मैं अपने लेखक, मेरे शेषपाल जी मेरे लेखक हैं, आपको पता ही है, मैं उनके साथ कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं उनके साथ आजकल मर्चेंट ऑफ वेनिस के एडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ। मर्चेंट ऑफ वेनिस के एडेप्टेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं दोनों मिल के, और मज़ेदार बात यह है कि वो रायबरेली में रहते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ, हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। तो होता क्या कि सवेरे आधा घंटा हमारी कॉन्फ्रेंस होती है दोनों की टेलीफोन पे। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मुझको सुनाते हैं, और मैं आगे क्या चाहता हूँ वो मैं उनको बताता हूँ। तो इस तरह से हमारी आपस में तालमेल के साथ बातचीत रोज़ होती है, और हमें भी मालूम है कि उसमें कितनी चीज़ें हम रख सकते हैं, कितनी चीज़ें हम नहीं रख सकते। जैसे उस कहानी का जो सबसे मजबूत पात्र है वो शाइलॉक है, और शाइलॉक यहूदी है, और उसका जो हीरो है वो क्रिश्चियन है। तो उनकी जो आपस में टकराव है वो सिर्फ व्यक्तियों का टकराव नहीं है, बल्कि दो धर्मों का टकराव भी है, दो सभ्यताओं का है, दो सभ्यताओं का टकराव है। तो मैं जब शेषपाल जी को मैंने ये लिखने को कहा, तो मैंने कहा हम ये हिस्सा नहीं रखेंगे, ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए बहुत पॉसिबल था एक मिनट में कि हम एक को हिंदू कर देते, दूसरे को मुसलमान कर देते, दोनों का टकराव कर देते, जैसा कि देश में हो रहा है। लेकिन नहीं, हमने वो नहीं किया। हमने सिर्फ उसका वही हिस्सा लिया जहां वो कहता है कि मैं तुमसे ब्याज भी नहीं लूंगा, हटाओ, तुमको छोड़ दिया ब्याज, लेकिन मजाक के तौर पे एक चलो आपस में पैक्ट कर लेते हैं, मजाक के तौर पे। वो लागू नहीं होगा कभी। वो क्या, मैं तुम्हारे शरीर से, अगर तुम सही टाइम पे 3 महीने के अंदर मुझको पैसे नहीं चुकाओगे, तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से से 1 किलो गोश्त काट लूंगा। अब इसको बहुत हल्के में हमने नाटक में इसको रखा है। वहां ओरिजिनल अगर हम ले लेते तो शायद आज की तारीख में हिंदुस्तान के संदर्भ में वो प्रासंगिक नहीं होता। तो हमें अडेप्टेशन करते वक्त भी उसकी प्रासंगिकता पे गौर करना होता है, और मैं सोचता हूँ कि शायद आपने जो बात कही है वो आपको उसका उत्तर मिल गया होगा, नहीं मिला तो आप और कहिए, मैं और बताऊँ। बड़ा संकट यही है, आधुनिक दौर का जो संकट है नौटंकी को लेकर के, यही है। क्योंकि नौटंकी एक अलग बिंदु पे आकर खड़ी हुई, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और वहाँ पे वो अपने अपने रास्तों की तलाश में है, और कई रास्ते मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कई दावेदारियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि दो महत्वपूर्ण जो शैलियाँ रही हैं, जो स्कूल्स रहे हैं, वो बिखर रहे हैं, और बिखर करके अलग अलग ब्रांचेज उसके बनने जा रही हैं। क्योंकि स्वाभाविक है कि कानपुरी शैली भी हाथरसी शैली के किन्हीं कमियों के बाद भी वो इसने रूप लिया हो सकता है कि गायकी का उतना जो है एडॉप्शन नहीं हुआ हो वहाँ पे वो क्या कहते हैं,
तो उसमें अभिनय की जो प्रधानता आई, अलग अलग ढंग की शैली को जन्म दिया। उसी तरह आधुनिक संदर्भ में हम कथानक अब शैलियों को तय कर रहा है, नए कथ्य शैलियों को तय करने जा रहा है, नए विचार शैलियों को तय करने जा रहा है। पारंपरिक नौटंकी में क्या कहते हैं, पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों के द्वारा एक विचार लगातार चलता रहता था। वो विचार संचरित होता था, उसका प्रवाह होता था, उसमें लोग अपनी चीजों को ढूंढते थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी जैसे कि आप तो जानते होंगे, गुलाब बाई जी ने एक बार जो है प्रयोग किया था कि उन्होंने सभी कलाकारों को खादी का उन्होंने क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम दिया था। तो सिंबलाइज करता था कि हमारा विचार क्या है, हम स्वदेश की बात करते हैं, हम आज़ाद होने की बात करते हैं। उसी तरह आज का जो कथानक है, आज का जो प्रयोग है, वो इस कारण भी है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं कि जो कि छोड़ने की जरूरत है। छोड़ने पे संकट ये होता है कि हमारे विशेषज्ञ बोलते हैं कि आप उसके साथ खिलवाड़ न कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, उसकी हालत पे वो बची रहेगी, आप जाएंगे तो खराब होगी। हम ये कह रहे हैं कि हम उसके साथ मिलेंगे तो हो सकता है वो चीजें अच्छी हों, लेकिन उसको छोड़ करके भी हम अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो अच्छा होना है, या जो नई नई शाखाएं होने की जो बात होती है, नए नए स्कूल होने की जो बात हो रही है, कि हो सकता है कोई कहे लखनऊ की हमारी अपनी स्कूल है, इलाहाबाद प्रयागराज की अपनी स्कूल है, क्या कहते हैं कि अलग अलग स्कूल अभी हो सकते हैं। तो उनकी आवश्यकता क्या हो पड़ रही है, या कौन से ऐसे संकट है जिनके कारण ये चीजें हो रही हैं, या संकट नहीं है, कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको लेकर के हमें गर्व करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं स्कूल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 4-6 नाटक कर दिए और उनका एक स्टाइल बना लिया तो आपका स्कूल हो गया, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, ऐसा तो ये फालतू की बातें हैं। और स्कूल कोई 2-4-6 साल में नहीं बनता है। अगर आप एक स्कूल भी खोलते हैं, मान लीजिए बच्चों को पढ़ाने का, तो उसको स्टैब्लिश होने में भी 10-20 साल लग जाते हैं जी। तो इसलिए ये कहना कि ये मेरा स्कूल है, मैं कल कहने लगूं आत्मजीत स्कूल ऑफ नौटंकी, मेरा एक स्कूल अलग है, मेरा स्कूल अलग नहीं हो सकता है। मेरा स्कूल तो उन्हीं स्कूलों से निकला हुआ एक है, लेकिन हाँ, मेरे अनुभव अलग हो सकते हैं। मेरे काम को देखने के बाद दर्शक के अनुभव अलग हो सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि ये एक अलग स्कूल हो गया है, तो स्कूल मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी स्कूल डेवलप हो सकते हैं या हैं। और कानपुरी स्कूल को भी डेवलप होने में कितना समय लगा है आपको खुद पता है। असल में है कानपुर डेवलप ही क्यों हुआ, कानपुर में नौटंकी शुरू क्यों हुई? हाँ, तो सवाल ये भी होता है, बनारस में क्यों नहीं हुई? अब सवाल ये है कि वो कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी था, वो इंडस्ट्रियल सिटी था तो वहाँ पे नई नई उद्योग धंधे पनप रहे थे और बहुत सी कंपनियां आके वहाँ लाल इमली और ये फलानी धमाकी कपड़े की मिलें इस्टेब्लिश हो रही थी। चूंकि वो इस्टेब्लिश हो रही थी तो वहाँ मजदूर आ रहे थे और मजदूरों को वहाँ तनख्वाहें मिल रही थी, वो उन तनख्वाहों से उनकी परचेजिंग पावर बन रही थी, तो वो चीज़ें खरीदने की स्थिति में आ रहे थे मजदूर और कानपुर के लोग। तो चूंकि वो चीज़ें खरीदने की स्थिति में आ रहे थे तो नौटंकी के कलाकार, जो अच्छे कलाकार थे हाथरस शैली के, वो कानपुर में आके प्रदर्शन करने उन्होंने शुरू किए। और उनके प्रदर्शन जब होने लगे तो इनके यहाँ एक नौटंकी में एक टर्म चलती है, ख़ास तौर से नौटंकी में कम चलती है और आपके भगत में ज़्यादा चलती है, वो ये फटका।
फटके सुनाना, तो जैसे कोई पहलवान है तो मैदान में वो जीत जाता है और वो कहता है कोई और पहलवान जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इसी तरह से कानपुर में आकर के जब हाथरस वालों ने अच्छी गायकी के साथ में अपना काम पेश करना शुरू किया नौटंकी का, तो फटके सुनाने शुरू किए और कानपुर वालों के कलेजे में वो फटके लगने लगे कि है कोई, तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको बताते हैं है कि नहीं है। तो इस रिएक्शन में उन्होंने कहा हम करेंगे। तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू किया और फिर हुआ ये कि महिलाएं भी वो ले आए। तब तक फिल्में आनी शुरू हो गई थी, फिल्मों में महिलाएं काम करती थी, तो महिलाएं आई और कानपुर में ख़ास तौर से बड़े बिजनेसमैन थे और लोगों के पास परचेजिंग पावर थी और लोग टिकट खरीद के भी नौटंकी देख सकते थे। और बड़े लोग ऐसे भी थे जो करवा भी सकते थे, अपने ही खर्चे पे करवा के लोगों को दिखा सकते थे। तो इस तरह से वो डेवलप करना शुरू हुई। और मज़ेदार बात ये कि कानपुर में जो महिलाएं ली गईं वो उन जातियों से आईं जो कि गाने बजाने वाली जातियां थीं और वो अच्छा गा सकती थी और गाती थी। और रामनारायण अग्रवाल जी का तो ये भी कहना है कि चूँकि उन महिलाओं की वजह से टिकट बिकने लगे थे और नौटंकियाँ चलने लगी थी, तो बाद में ये महिलाएं ही उसकी मालिक बन गई। तो खैर ये कारण था कि नहीं था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा रामनारायण जी की किताब में है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जो विशेषज्ञ हैं वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि गुलाबबाई साहिबा को हमने एक्टिंग करते हुए नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि जब हम लोग जवान हो रहे थे तो गुलाबबाई बूढ़ी हो रही थी, तो हमारा उनसे मंच के ऊपर कभी मैंने उनके दर्शन नहीं किए, नौटंकी के मंच के ऊपर। लेकिन हाँ संगीत नाटक अकेडमी के माध्यम से हमारे अमृतलाल नागर जी कोशिश करके गुलाबबाई को साल में 2-1 बार ज़रूर बुला लेते थे और वो फिर अपने दादरे सुनाती थी यहाँ के मिनी रविंद्रालय में। तो उनके मुंह से हमने दादरे तो खूब सुने हैं और उन्हीं दादरों की धुनें हम गाते भी हैं आज। और जहाँ कहीं बच्चों के साथ बात करते हैं तो उनके दादरे हम लोग गाते भी हैं, लेकिन उनको मंच पे हम नहीं देख पाए। ये ज़रूर हमें इस वक्त का वो रहेगा। लेकिन हाँ कानपुरी नौटंकी में गायकी नहीं होती है ये कहना गलत है। गायकी है, उनकी अपनी गायकी है और अपने हिसाब से वो गाते हैं। हाँ उनकी हाथरस की गायकी तान वाली गायकी, लंबी ताने लेके उगाते हैं और ये इनकी गायकी खड़ी गायकी है थोड़ी, लेकिन मीठी तो है। मेरा सवाल अभी उसका उत्तर पूरा नहीं मिला है कि समय के साथ जैसे जैसे ये शैलियाँ अपना अपना एक रूप ग्रहण की और अब एक नई शैली को लेकर के जैसे नए कथानक के साथ जो नौटंकी पे लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? जो नए कथानक के साथ कर रहे हैं, जो प्रयोग धर्मिता है नौटंकी, उसका रूप क्या रहेगा? ये असल में मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि देखिए रूप तो कलाओं के रूप कोई फिक्स नहीं होते, ये कोई क्लासिकल आर्ट नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नौटंकी में फ्लेक्सिबिलिटी है, हमेशा बनी रहती है। आप अगर क्लासिकल म्यूजिक की भी बात करें तो बड़े गुलाम अली खां के टाइम का म्यूजिक या हमारे के.एल. सहगल के टाइम का म्यूजिक और आज का म्यूजिक, बनारस का म्यूजिक और आज का फिल्मी म्यूजिक, आप इसको एक
लाइन में तो खड़ा नहीं कर सकते। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और बदलेंगी। ये कलाएं भी अपने रूप बदलती हैं और ये समय ही तय करेगा। निकट भविष्य में कौन सा रूप आप देख रहे हैं? आने वाली जो पीढ़ियां हैं नौटंकी की किस रूप को देखेगी या किस पे काम करेगी? ये तो आने वाली पीढ़ी ही तय करेगी। आप क्या देख रहे हैं? आपको जो आप ऐसे संधि बिंदु पे हैं जहाँ पे एक नितांत भविष्य भी दिखाई पड़ रहा है और एक अतीत, महत्वपूर्ण अतीत रहा है आपका इस विधा में काम करने का, तो दोनों एक के साक्षी रहे हैं आप, एक भविष्य की चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, हम हमेशा ही आशावादी रहे हैं और हम नई पीढ़ी से आशा रखते हैं कि वो निश्चय ही ट्रेडिशनल नौटंकी से सीखते हुए अपने रंगमंच को सुदृढ़ करेंगे और नौटंकी के आधुनिक रूप को नए लोग सब सजाएंगे, संवारेंगे। और मैं तो ट्रेडिशनल कलाकारों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इस ओर लाएंगे और उनको बाकायदा बेहतर नौटंकी का ज्ञान देंगे, जिसे वो एक आगे चल करके हमारे जो नाटक के स्कूल हैं वहाँ जा कर के वो शिक्षा दें उनके बच्चे, जिससे कि उनको रोजगार भी मिले और इधर नए लोगों को सीखने को भी मिले। एक मैं प्रयोग की बात कर रहा हूँ कि जैसे नाट्य समारोह होते हैं तो उसमें क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन नाटक हो, एक दिन परंपरागत नौटंकी हो, फिर एक दिन नाटक हो, फिर परंपरागत नौटंकी हो, और नाटक के लोग पूरी नौटंकियों को देखें और नौटंकी के लोग नाटक को देखें। इसका आपस के प्रशिक्षण में या भविष्य की क्या कहते हैं उनकी जो रूपरेखा होगी या भविष्य का जो नाटक है या भविष्य की नौटंकी है उस पर कुछ जो है असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये बात आप मुझसे कम कह रहे हैं और संगीत नाटक अकेडमी से ज़्यादा कह रहे हैं। संगीत नाटक अकेडमी जाहिर है कि ये सरकार कर सकती है जी। और सच पूछिए तो संस्थाएं जो छोटे मोटे नाटक करती हैं उनके पास इतने साधन नहीं होते। सरकार के पास बेअंत साधन है। अब वो चाहे तो खुद कर ले, चाहे तो हम लोगों को जिम्मा दे दे, हम लोग करने को तैयार बैठे हैं। आप सही कह रहे हैं। इस प्रयोग का क्या असर होगा? बिल्कुल इसका बहुत अच्छा असर होगा और मुझे लगता है कि दोनों विधाएं एक दूसरे के करीब आएंगी। नाटक और नौटंकी दोनों विधाएं जो खास तौर से ट्रेडिशनल नौटंकी काफ़ी अलग दिखाई देती है, वो नौटंकी अगर नाटक के करीब आती है तो ये अच्छी बात है। एक अच्छा प्रयोग होगा। अच्छा प्रयोग होगा और इंशाअल्लाह ये प्रयोग हो। कभी हम लोगों ने सोचा कि हम तो नौटंकी से ये चाहते हैं, लेकिन नौटंकी हमसे क्या चाहती है? ये कभी सवाल आया आपके दिमाग में? दरअसल मेरी नौटंकी से मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं उससे पूछता कि नौटंकी तू मुझसे वो क्या पूछती, तू मुझसे क्या चाहती है। इतनी नौटंकी के मैं करीब नहीं गया हूँ और अगर कभी करीब गया तो उससे ज़रूर पूछूंगा, है नौटंकी तू हमसे क्या चाहती है। और ये इसको हम मजाक की तरह ना लें नहीं, जिस तरह से मैंने लिया है, लेकिन ये सच है कि अगर नौटंकी के वो कलाकार जो जिनके बच्चे आज टके टके को मोहताज हैं, अगर उनको वाकई कुछ हम दे सकते हैं, सरकार कुछ दे सकती है या समाज कुछ दे सकता है, ये समाज का ही कर्तव्य है, समाज की ही ये एक ड्यूटी है कि वो कलाकारों के लिए कुछ करे। जो संभ्रांत समाज है, जो हमारा समाज है, उसको नौटंकी की धारा में जोड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि कैसे
जो एक हे भावना की वो है, जो एक उपेक्षा की है, और उपेक्षा की भाव तो इतना है कि जब हम किसी का वो भी उठा करते हैं तो कहते हैं कि नौटंकी कर रहा है। क्या नौटंकी कर रहे हो? सेकंड नंबर पर नाटक की बात आती है कि क्या नाटक कर रहे हो। तो नाटक और नौटंकी शब्द, दोनों शब्द बहुतायत सम्मानजनक दृष्टि से ये शब्द ही नहीं क्या कहते हैं प्रयोग में लाए जाते हैं, जो सामाजिक प्रयोग है उसका। तो इससे मुक्ति का क्या उपाय है? बहुत लोग कहते हैं कि नौटंकी शब्द को बदलकर सांगीत कर दिया जाए, जो कि बहुत संभव नहीं लगता है मुझे। देखिए, संगीत तो प्रचलित है इसके लिए, ख़ास तौर से आपका जो नौटंकी की स्क्रिप्ट जो है, आप स्क्रिप्ट कोई उठा के देख लें तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा होगा लैला मजनू नौटंकी या हरिश्चंद्र नौटंकी, कभी नहीं लिखा होगा। लिखा होगा सांगीत लैला मजनू, सांगीत हरिश्चंद्र। तो ये शब्द के बदल देने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे देश में जो कि नेचुरल चीज़ नहीं है, शायद नौटंकी को इस रूप में कहा जाता, क्या नौटंकी कर रहे हो यार आदमी। इस मुहावरे की उत्पत्ति क्यों हुई? मुझे लगता है कि शायद नौटंकी ग्रामीणों के बीच में प्रदर्शन होते रहे और बहुत ऊंची आवाज़ में उनका गाना और बड़ी लगातार नक्कारे का बजते चले जाना उसके रिपीटेशन में, वो भी एक कारण हो सकता है। और ख़ास तौर से मेरे जो बहुत अजीज दोस्त हैं कुछ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुमने शुरू में नौटंकी की थी, अब क्यों नहीं करते हो? वो कहता है यार वो बार बार जो नक्कारा बजता ही रहता है, वो टाइम बहुत खाता है। गांव वालों को तो इकट्ठा करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार हर एक लाइन गाने के बाद 4 लाइन का नक्कारा बज गया, तो फिर मुझे लगता है कि वो वाकई एक समय की बर्बादी भी है आज की तारीख में। उस ज़माने में ठीक था, पहले क्योंकि लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपको शोर चाहिए होता था। अब तो अच्छे माइक आ गए हैं और शहरों में तो खैर माइक की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि अच्छे ऑडिटोरियम्स भी आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में शायद वो नौटंकी के शोर की वजह से क्या नौटंकी कर रहे हो यार, अगर कोई आदमी शोर मचाता या कोई झूठ भी बोलता उस पर भी कह देते, क्योंकि एक तरह से नाटक को हे दृष्टि से तो पहले से ही देखा जाता है, कोई नई बात तो है नहीं। और वही एक माध्यम बन रहा है जो टेलीविज़न और सिनेमा में जाने का। हाँ, वो तो है। ये विसंगति क्यों है? ये वहाँ पे होते ही संभ्रांत हो जाता है और आप मानिंद हो जाते हैं और इस विधा में रहते हैं। तो आपने जैसे कहा कि पहले से ही हे दृष्टि से देखा जाता रहा है, तो इस मानसिक संकट एक तो बहुत बड़ा है ही कलाकारों के ऊपर। और इसीलिए आज की पीढ़ी क्या होती है कि जैसे ही प्रशिक्षण लेती है तुरंत वो मुंबई भागने की कोशिश करती है, वो गांव की ओर जाने की जगह पे, अपने नगर में नाटक करने की जगह पे, और नौटंकी तो और विशेष हो जाती है। असल में है, ये संकट क्या है? संकट सिर्फ सर्वाइवल का है, सबसे बड़ा संकट सर्वाइवल का है। मैं जब थिएटर करता था या मेरे टाइम के लोग थिएटर करते थे, जरा आप लखनऊ पे नजर डालिए। लखनऊ के सबसे बड़े रंगकर्मी जो माने जाते हैं वो राज बिसारिया साहब माने जाते हैं। डॉक्टर अनिल रस्तोगी का नाम आता है, स्वदेश बंधु का नाम आता है, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ का नाम आता है। ये सारे के सारे बरसरे रोजगार थे, कहीं ना कहीं पढ़ाते थे, कहीं ना कहीं रिसर्च करता था कोई, कहीं कोई काम करता था। और तब ये शाम को अपने काम से लौट के आने के बाद सारे लोग थिएटर करते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज का बच्चा जो नौकरी कर रहा है और वो
उसके लिए संभव नहीं है कि उसका बॉस ही उसको 8 बजे तक नहीं छोड़ता है कि आप कहेंगे मुझे साहब आज मुझे 6 बजे जाना, वो कहेंगे नहीं साहब 9 बजे मीटिंग है आपकी। तो अब वो संभव नहीं है नौकरी करके नौटंकी करना या थिएटर करना। पहले संभव था। आज जो बच्चा आ रहा है वो रंगमंच में जो आ रहा है वो बच्चा आ रहा है जो कहीं नौकरी नहीं कर रहा है और इसी में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि उसको इसमें अपना भविष्य बनाना है तो नाटक में वो 8-10 साल काम करता है, उसको लगता है कि यार कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो ऐसी स्थिति में वो बम्बई जाता है और बम्बई जाने की कोशिश करता है, वहाँ उसको 4 पैसे मिलते हैं। और अब तो खैर शहरों में भी शूटिंग वूटिंग शुरू हो गई सीरियल की, फिल्मों की, अब तो और आसान हो गया है। लेकिन आप इनको आज परेशान इनको आप ये ना कहें कि गलत काम कर रहे हैं। आप जरा इतिहास उठा के देखें, देवानंद कहाँ से आए थे, पृथ्वीराज कपूर कहाँ से आए थे, ये सारे के सारे लोग रंगमंच से ही फिल्मों में तब गए थे, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं। और आज अगर एक बच्चा जा रहा है तो उनके ऊपर उंगली उठाएंगे आप? नहीं। ये एक जरूरत है, एक आदमी को जीने के लिए कुछ चाहिए। रोटी तो किसी तरह कमा खाए मछंदर, तो रोटी तो मिलनी ही चाहिए। तो इसलिए आदमी थिएटर में नहीं कमाता है तो उधर चला जाता है। नौटंकी को लेकर के आपकी क्या परिकल्पना है कि कैसे आपकी क्या कामना है, कौन सी चीज़ अभी अछूती रह गई है कि आपको करना है, और आपके माध्यम से समकालीन जो हमारे रंगकर्मी हैं, जो भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो कैसे एसोसिएट करती है, आपकी उस परिकल्पना को कैसे एसोसिएट करती है? मैं अभी चूंकि आर्थिक स्थिति बारे में ही बयान कर रहा था तो मैं उसी से जोड़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। वो ये कि मैंने एक गलती अपने जीवन में की, वो ये की कि मैंने अपनी एक कोई संस्था नहीं बनाई। चूंकि अपनी मैंने कोई एक संस्था नहीं बनाई, इसलिए नौटंकी पे काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। जिनको मैं 1-2 महीने में ट्रेंड करके एक नौटंकी तैयार करता हूँ, वो एक शो करने के बाद अपने अपने रास्ते हो लेते हैं और मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं कि मैं उनको अपने पास रोक सकूं, क्योंकि मेरे पास ना संस्था है, ना फंड है, ना पैसा है। तो मैं तो कहूँगा, ऐ मेरी सरकार, मुझे पैसा दे दो और मैं नौटंकी बच्चों को सिखाऊं और ऐसे बच्चों को सिखाऊं जो लगातार मेरे साथ रहें। एक रेपटरी हो, एक रंगमंडल हो हमारे पास, और लगातार जब हम काम करेंगे, लगातार हम एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूटी में काम करेंगे, एक निरंतरता जब बनेगी काम की, तब शायद नौटंकी का कोई स्वरूप हम निखार सके। और अन्यथा मुझे लगता है कि मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कुछ इस तरह की बात बन जाए कि कहीं निरंतर काम कर सकें, और तो वो फिर संभव है कि शायद हम कुछ आगे कर सकें जो हम सोचते हैं। और सोचते हम उतना ही है जितना हम कर पाते हैं, हम उससे आगे सोच ही नहीं सकते। हमारे पास अगर मान लीजिए एक लड़की है नाटक में नौटंकी में काम करने की, तो हम ऐसी स्क्रिप्ट ही खोजेंगे जिसमें एक लड़की की जरूरत हो। हम 4 लड़कियों वाली स्क्रिप्ट की तरफ देखेंगे तक नहीं। तो जो साधन आपके पास होते हैं, उन्हीं साधनों में ही आपकी सोच काम करती है, उससे ज़्यादा काम ही नहीं करती। आपको बताएं, आज से 20, 25, 40 साल पहले हम लोग नाटक नौटंकी जो भी करते थे उसमें सेट लगाते थे, लेबल्स लगाते थे, और तखत मिलते थे किराए के ऊपर 6x3 के। उसके बाद 5x2.5 के मिलने शुरू हो गए।
तो हमारे दिमाग में सेट की परिकल्पना वही 6x3 और 2.5x5 के माध्यम से ही आती थी। हम उसके बाहर सोच ही नहीं सकते थे कि हाँ ऐसा कोई सेट बनाए जिसमें गोलाई में शक्लें हों, चंद्राकार हो, हाँ कुछ ऐसा हो। वो हमारा दिमाग ही नहीं चलता उधर। क्यों? क्यों? हमारे पास साधन नहीं। जितने साधन हैं उतने में ही हमारी सोच अपना घुमड़ उमड़ के रह जाती, उससे बाहर नहीं जाती। तो क्या इसकी आवश्यकता है कि जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, भारतीय नाट्य अकादमी है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है, चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट है थिएटर के, तो उसके तर्ज पे चूँकि ये हमारे प्रदेश की और हिंदी पट्टी की एक महत्वपूर्ण जो है लोक नाट्य है, तो इसको लेकर के सरकारी तौर पे कुछ इंस्टीट्यूशन खोला जाना चाहिए। उससे कुछ इसके भविष्य पर असर पड़ेगा, या एक जो है क्या कहते हैं इसको अक्षुण्ण रखने में, या इसको जो है क्या कहते हैं इस धरोहर को सुरक्षित रखने में कामयाबी मिलेगी उससे? हाँ बिल्कुल मिलेगी। आप देखेंगे जब आप साउथ की फॉर्म्स की तरफ ज़रा ध्यान देने की कोशिश करें, आप देखेंगे यक्षगान में जब पंडित शिवराम कारंत जोड़ते हैं तब यक्षगान आज का जो रूप है ये उभरता है पंडित शिवराम कारंत की वजह से। उसके अलावा आप देखते हैं कि कुडियाट्टम अगर आधुनिक स्वरूप लेता है तो उसमें कुडियाट्टम के साथ वहाँ के उस्ताद लोग जुड़ते हैं और उनकी मदद से ये आज का रूप कुडियाट्टम का हमको मॉडर्न थिएटर में भी दिखाई देता है। लेकिन नौटंकी के साथ में अगर कुछ ऐसे उस्ताद जुड़े, और हैं उस्ताद, शर्मा जी हैं, आप जानते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, इस तरह के कई उस्ताद हैं, लेकिन उन उस्तादों को बिल्कुल सुबह से शाम तक लगातार कुछ स्टूडेंट्स मिलें और बंध के वो इंस्टीट्यूट हो ऐसा जहां वो उनको सिखा सकें, तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी मिल के एक नौटंकी को एक आधुनिक रूप दे सकती है। और हमें तो उम्मीद थी जब संगीत नाटक अकेडमी ने ये दिया था आपको, राज बिसारिया साहब को ये काम, और राज बिसारिया ने डायरेक्टर बनते ही शुरू में ही इस काम को निभाया, इतना अच्छा किया, तो हम उम्मीद करने लगे थे उस वक्त कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। और लेकिन वो आगे चल कर के ऐसी ब्रेक लगी कि आज भारतीय नाट्य अकेडमी के बच्चों को नौटंकी सिखाने के लिए मेरे जैसे आदमी को 5 दिन के लिए बुलाया जाता है साल में, और 1.5 घंटे का पीरियड एक दिया जाता है रोज का। आप कितना सिखा देंगे, क्या सिखा देंगे, क्या पिला देंगे उन बच्चों को? तो लिहाजा जब तक सही ट्रेनिंग नहीं होती है तब तक बात बनेगी नहीं। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और उस्तादों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इससे कुछ भविष्य क्या कहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या भविष्य होगा नौटंकी का, किस रूप में आप उसको देखेंगे? क्या आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सी इच्छाएं हैं जो नौटंकी को लेकर होना चाहिए, प्रयोग को लेकर के, कथ्य को लेकर के, स्टाइलाइजेशन को लेकर के, कॉस्ट्यूम को लेकर के, उसके लाइटिंग को लेकर के, ये जिसे कहते हैं कि एक कंप्लीट जैसे ओपेरा की बात होती है, जैसे हम व्रेख्त ने ओपेरा की परिकल्पना की थिएटर की, लेकिन उसके पहले नौटंकी में वो एलिमेंट थे हमारे यहाँ। हम बहुत पहले से ही एक ऊंचाई पे हैं, लेकिन उस परंपरा को, उसकी विशालता को, उसकी समग्रता को क्या अक्षुण्ण रखा जा सकता है अगर हम ऐसा करते हैं तो? निश्चित रूप से रखा जा सकता है। असल में ये बहुत ज़रूरी है कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उसकी शिक्षा दी जाए और उसमें एक निरंतरता हो। ये निरंतरता सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये निरंतरता कला में भी बहुत ज़रूरी होती है। एक रिले रेस की तरह होती है ये, कि रिले रेस में एक खिलाड़ी
एक हद तक दौड़ता है, वहाँ से फिर वो दूसरा उसको पकड़ लेता है, हैंड ओवर करता है, वो आगे देके दौड़ता है और इस तरह से वो अपने गोल को प्राप्त करते हैं। ये निरंतरता कलाओं में भी बहुत ज़रूरी है कि एक हद तक हमें अपने गुरुओं से सीखने को मिला, अगर हम अगली पीढ़ी को इसको नहीं देते हैं तो हम क्राइम कर रहे हैं एक तरह का। तो इस क्राइम से बचने की कोशिश हमें करनी है और इस निरंतरता को बनाए रखना है, लेकिन इसको हम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार का, समाज का बीच में आना जरूरी है। एक आखिरी सवाल, क्या भविष्य देख रहे हैं नौटंकी का? मैं नौटंकी का भविष्य सिर्फ मैं जो अपना विषय है मॉडर्न नौटंकी है उस पर ही बात कर सकता हूँ। इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल इसलिए है क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग सीखना चाहते हैं, सिखाने वाले नहीं हैं। लोग सीखना चाहते हैं, सिखाने वाले नहीं, लोग करना चाहते हैं, करवाने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि उसका भविष्य बनाने के लिए हम उनको सिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। और वो जो मसला था पहले कह रहे नौटंकी बड़ी ख़राब चीज़ है, आज की मॉडर्न सोसाइटी में जो नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे हैं उनके दिमाग में इस तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं है और बच्चे ये बहुत शुभ लक्षण है ये। बहुत सीखना चाहते हैं और ये हमारी हक की और सरकार की सबकी मिल के ड्यूटी बनती है कि हम लोग उन बच्चों को जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाएं और आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ उसमें परंपरा रही है कि मधुरेण समापयेत, किसी भी चीज़ का समापन जो है मधुरता के साथ होना चाहिए। खान पान में मिठाई के साथ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बहरे तबीर जो है आप अगर सुना करके इसका समापन कर सकें तो ये पूरे कार्यक्रम की जो ऊंचाई है वो अद्भुत होगी। देखिए, मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं जो भी धुन बनाता हूँ वो धुन सिचुएशन के हिसाब से बनती है और वो नौटंकी की ये धुन है, आपको इसी धुन में गाना है, ऐसा मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। मजनू, मज़ेदार बात यह है कि आप सबको मालूम होगा और ये अपने आप में अद्भुत एक चीज़ है कि लैला मजनू नौटंकी पूरी दुनिया में मशहूर है, उनका किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन उस किस्से की खास बात यह है कि उसका पहला सीन है मकतब का सीन, स्कूल का सीन, जहाँ वो दोनों पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं। और आप कोई भी नौटंकी, कोई भी नाटक जो लैला मजनू पे है उसको उठा के देख लीजिए तो वो मकतब वाले सीन में, जो कि मुश्किल से 15 मिनट का भी नहीं होता, उसमें वो एक दूसरे के साथ में है और प्रेम की बात करते हैं। उसके बाद पूरे नाटक में, पूरी नौटंकी में वो एक दूसरे के सामने नहीं आते कभी भी, दोनों बिछड़ जाते हैं और बिछोह की कहानी है ये सारी। और उनका जो प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम है, एक तरह से सूफियाना रूहानी प्रेम है। आप जरा इसको इस नजर से दोबारा पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा। तो बिछड़ा हुआ है हमेशा, वो उसको ढूंढता रहता है, वो उसको ढूंढती रहती है। ये तलाश ही इस कहानी का जो है वो सबसे मजबूत अंग है। तो मजनू लगभग दीवाना हो गया है, उसको तो लोग पागल मतलब मजनू। तो वो दो बहरे तबील एक साथ हैं, जरा देखिएगा
लेकिन ये बहरे तबील उस तरह से नहीं आती धुन इसकी जिस तरह से आमतौर पे ट्रेडिशनल बहरे तबील में होती है। और मजनू हवा से बात कर रहा है। ए हवा तेरा आना किधर से हुआ, बात कर मुझसे दो यहां ठहर कर, तू तो जाती है पल में इधर से उधर, तू तो जाती है पल में इधर से उधर, क्या हुआ था सुए नजद तेरा गुजर, गर गई हो वहां पर तो मत देर कर, ये बता दे जरा होगी अजहद मेहर, कोई भेजा है पैगाम लैला ने भी, कोई भेजा है पैगाम लैला ने भी, मुझ गरीबुल वतन मजनू नाशाद पर कोई भेजा है पैगाम लैला ने भी। अगर मैं ना कहूं कि ये बहरे तबील है तो लोग इसको गजल समझ के सुन लेंगे। तो यही हमारी नौटंकी की खासियत है कि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से, वो लचीलापन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आतमजीत सिंह जी नौटंकी विधा के एक जीवंत उदाहरण है। जीवंत इस मामले में कि उन्होंने उसको जिया है, उसको भोगा है, उस पर चिंतन किया है, मनन किया है और उसको क्रियान्वयन किया है। जब बहुत सी चीज़ें इस तरह से एक यात्रा में आती हैं तो उनका एक जीवन अनुभव ही एक पाथेय का काम करती है और समकालीन रंगकर्मियों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण एक जो है संबल होती है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और हमारे कलाओं में भी स्वाभाविक है परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन एक अपना एक विशेष रूप ले, एक लोक हितकारी रूप ले, जन कल्याणकारी रूप ले, कला कल्याणकारी रूप ले, यही हम सबकी कामना रहती है। और आशा है इस बातचीत से बहुत सी चीज़ें भविष्य गर्भ में सुरक्षित रहेंगी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, चूँकि आर्काइव के लिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बहुत काम देंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ संस्कृति विभाग का, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का, उसके सचिव श्री तरुण राज जी का और सुश्री शैलजा जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया। और बहुत बहुत आभार आतमजीत सिंह जी का, जिनसे बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला और ये बातचीत भविष्य में सबके लिए उपयोगी होगी, ऐसी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।